हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज यहाँ पर बात कर रहे हैं डीएलएड प्रशिक्षुओं से। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी से। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि शिक्षण अधिगम का जो सिद्धांत है उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज यहाँ पर देखने वाले हैं और आप सबका बीपीएम जो क्वेश्चन बैंक्स है उसके आधार पर यहाँ पर आप सबके अति लघु जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में शुरू से एंड तक आप सब देखने वाले हैं। तो आप सभी भाई बहन हर एक प्रश्न को नोट करें और आप सभी एक कापी एक पेन लेकर ज़रूर बैठें। आप सभी वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से एंड तक पूरा देखें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सबको अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। अब आप सबके देखते हैं क्वेश्चंस और चलते हैं क्लास की तरफ। तो आप सभी देखिए, आपके अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न हैं आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर जो 1 है उसमें पूछा गया है शिक्षण की एक परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर आप सबका हो गया रास के अनुसार। यहाँ पर आप सभी नोट करिए। यहाँ पर आप सब जो हेडिंग डालकर नोट करेंगे तो ये आप सबके क्वेश्चंस और आंसर एग्जाम में आने वाले हैं। आप सभी इनको लर्न भी करते चलिए। इन्होंने कहा है कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए एक अन्य प्रकार के निर्देश करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। ये हम अपने शब्दों में आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया शिक्षण को किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है। तो यहाँ पर आप सबका हो जाएगा सामाजिक प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 3 हो गया शिक्षण के कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों 3 चरण होते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर नंबर 1 आप सभी नोट करिए। शिक्षण का उद्देश्य बालकों को उनके जीवन के संबंध में उपयोगी ज्ञान प्राप्त कराना है और दूसरा आपका हो गया छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अनुदेशन का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आप सबका हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है उसको नोट करिए TLM के लिए कितनी धनराशि देय होती है। आप सबका हो जाएगा 500 रुपया। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका 7 जो है संप्रेषण किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो आप सब इसको कह देंगे कम्युनिकेशन। जी हाँ। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका 8 हो गया सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आप सबका सूक्ष्म शिक्षण से जो तात्पर्य है वो यहाँ पर BK पासी जी के अनुसार यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है। ये एक प्रशिक्षण विधि है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9 आपका हो गया संप्रेषण के कितने घटक होते हैं। तो आप यहाँ कर देंगे संप्रेषण के यहाँ पर 3 घटक होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 10 हो गया आपका वैयक्तिक संप्रेषण के कोई 2 लाभ बताइए। तो आपका एक हो गया ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा हो गया सही भाषा तथा सही उच्चारण का ज्ञान होना। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 11। इसमें पूछा गया है शिक्षण का संबंध किससे होता है। प्रशिक्षण का संबंध किससे होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि प्रशिक्षण का संबंध क्रियात्मक पक्ष से होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12। इसमें पूछा गया है प्रोजेक्ट पद्धति
के जन्मदाता कौन है? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका हो गया 13। इसमें पूछा गया है शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षक सूत्रों को समझाइए। तो यहाँ पर एक आपका हो गया नंबर 1 डालिए, ज्ञान से अज्ञान की ओर, और नंबर 2 डालिए, सरल से जटिल की ओर। जी हाँ, बच्चे को यहाँ पर शिक्षण के 2 प्रमुख जो शिक्षण सूत्रों को समझाया गया है। तो यहाँ पर बच्चा जो है ज्ञान से अज्ञान की ओर जाता है और सरल से जटिल की ओर जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 14। इसमें पूछा गया है शिक्षण सीखने के लिए की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली है, ये कथन किसका है? तो आपको बताना है ये कथन जॉन वी हाफ का है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है 15। इसमें पूछा गया है विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी और क्यों है? तो आप सभी बताएंगे कि यहाँ पर उत्तर में नोट करेंगे। प्रयोग दर्शन की सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है क्योंकि इसमें बालक स्वयं करके सीखता है। जी हाँ, प्रयोग करके स्वयं सीखता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 16। इसमें पूछा गया है किन्हीं 2 शिक्षण सिद्धांतों को बताइए। तो आप सबको बताना है नंबर 1 आप सब नोट करें, चयन का सिद्धांत, और नंबर 2 आपका हो गया रुचि का सिद्धांत। एक तो बच्चा चयन करता है और दूसरे में उसकी स्वयं की रुचि होती है, तो शिक्षण के 2 सिद्धांत होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 17। इसमें पूछा है संप्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर परिभाषा पूछी गई है, तो आप सभी नोट करें। ब्रोकर के अनुसार जो परिभाषा है, उन्होंने कहा है संप्रेरण वह समस्त क्रिया हो सकती है जिसके द्वारा कोई आशय या संदेह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि उदाहरण के लिए आप सभी नोट कर सकते हैं टेलीफोन। जी हाँ, टेलीफोन भी एक संप्रेरण का उदाहरण है, संप्रेषण का, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 18। इसमें पूछा गया है संप्रेषण के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, उत्तर में नोट करेंगे बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना, दृश्य और निरीक्षण करना, ये सब संप्रेषण के प्रकार होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 19। इसमें पूछा गया है संप्रेषण के 2 सिद्धांत बताइए। तो आप सबका एक हो गया तत्परता का सिद्धांत और नंबर 2 हो गया भाषा के उचित प्रयोग का सिद्धांत। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 20। इसमें पूछा गया है वैयक्तिक संप्रेषण क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब शिक्षक विद्यार्थियों को अलग अलग शिक्षण देते हैं तो इसे वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। आगे देखिए, संप्रेषण के कितने उपकरण होते हैं? तो आप सबको बताना है संप्रेषण के 4 उपकरण होते हैं। जी हाँ, और आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते चलें ताकि आप सबके यहाँ पर संप्रेषण को लेकर 1-2 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे एग्जाम में। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस बने हैं, तो आप सभी को देखते चलें। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 22। इसमें पूछा गया है शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो ये आपका हो गया संप्रेषण। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 23। इसमें पूछा गया है संप्रेषण के कोई 2 कार्य बताइए। नंबर 1 आपका हो गया सूचना प्रदान करना और नंबर 2 हो गया निर्देश प्रसारित करना। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 24। इसमें पूछा गया है शाब्दिक संप्रेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाषा का। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 25।
इसमें पूछा गया है शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया किस सन के पहले शिक्षक प्रयोग सैटेलाइट के द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया। तो आप सबको यहाँ पर बताना है किस सन में। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन आपका हो गया 27। इसमें पूछा गया है कक्षा में किस प्रकार का संप्रेषण प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप सबका हो जाएगा लिखित संप्रेषण। संप्रेषण में किस तरह की साझेदारी होती है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर हो जाएगा विचारों एवं भावनाओं की। आगे देखिए क्वेश्चन आपका हो गया 29। इसमें पूछा गया है शिक्षण सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आपका उत्तर है गेंज के अनुसार। आप सभी यहाँ पर नोट करें। इन्होंने परिभाषित किया है शिक्षण को शैक्षिक जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुति को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो आप सभी इसको नोट कर लें। आगे देखिए क्वेश्चन आपका है 30। जी हाँ, आप सभी एक एक क्वेश्चन को देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 30 आपका जो है उसमें पूछा गया है शिक्षण किस प्रकार का अनुशासन है। तो उत्तर आपका हो जाएगा शिक्षण स्वतंत्रता अनुशासन है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 31। इसमें पूछा गया है क्रियाशीलता के सिद्धांत में किस बात पर जोर दिया गया है। यहाँ पर आपका हो गया उत्तर नोट करेंगे करके सीखने पर। जी हाँ, करके सीखने पर जोर दिया गया है क्रियाशीलता पर। आगे देखिए प्रश्न आपका है 32। इसमें पूछा गया है अभिप्रेरणा संबंधी सिद्धांत का क्या उद्देश्य है। तो आप सबको यहाँ पर बताना है कि बालक को अपने पाठ्य विषय के प्रति रुचि जागृत करना। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है 33। इसमें पूछा गया है शिक्षकों को विद्यार्थियों के प्रति कौन सा व्यवहार अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा जनतंत्रीय व्यवहार, न कि तानाशाही। जी हाँ, बच्चों पर तानाशाही नहीं करना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 34। इसमें पूछा गया है शिक्षण को सफल बनाने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षण को सफल बनाने के लिए आपका नियोजन सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न आपका है 35। इसमें पूछा गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुनर्बलन का। आगे देखिए प्रश्न आपका है 36। इसमें पूछा गया है शिक्षण सूत्र को परिभाषिट कीजिए। तो यहाँ पर टी-रायलमेंट के अनुसार आपको बता दें, आप सभी नोट करें। यहाँ शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिनमें से यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। तो जो सिद्धांत प्रयोग में सहायक होते हैं वही शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 37। इसमें पूछा गया है कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टलार्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो आप सबका हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर के सूत्र को कौन सी विधि कहती है। तो यहाँ पर विशिष्ट से जो सामान्य की ओर जाता है उसको आगमन विधि कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 39। इसमें पूछा गया है शिक्षण सूत्र का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो शिक्षण सूत्र का प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है। आगे देखिए प्रश्न आपका 40 हो गया। इसमें पूछा गया है शिक्षण प्रविधि क्या है। तो आपको बताना है शिक्षण में शिक्षक
विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है वही शिक्षण विधि कहलाती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 41। इसमें पूछा गया है प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किसने किया। तो यहाँ पर आप सब बता देंगे कि प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग सुकरात ने किया। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया प्रश्नोत्तर विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो जब सुकरात ने करा तो सुकरात विधि के अनुसार सुकरात विधि के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 43। इसमें पूछा गया है प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, ये कथन किसका है। तो आप इसको कह देंगे, इसका उत्तर नोट करिए, पारकर महोदय का। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 44। इसमें पूछा गया है व्याख्या प्रविधि क्या है। तो आपको बताना है किसके द्वारा कठिन बात को सरल करके, व्याख्या के द्वारा कठिन बात को सरल करके समझा जाता है तो उसे व्याख्या विधि कहते हैं या कहलाती है। आगे देखिए, कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आप सब किसी भी क्वेश्चन को अपने माइंड में बैठा लें और अपने हिसाब से भी नोट कर सकते हैं। तो आप सभी आगे देखिए, आपका क्वेश्चन है 45। इसमें पूछा गया है किसने खेल को महत्व को स्वीकार करके उसे शिक्षा योग्य बनाने का प्रयत्न किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा शिक्षा शास्त्री फोरवेल ने। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 46। इसमें पूछा गया है कठिन शब्द को सरल वाक्यों में प्रयोग करने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं वाक्य प्रयोग। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 47। इसमें पूछा गया है खेल प्रविधि के 2 गुण लिखिए। तो एक तो हो गया आपका मनोवैज्ञानिक प्रविधि और दूसरा आपका हो गया क्रियाशीलता। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया क्षेत्राटन प्रविधि क्या है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्षेत्र या स्थान विशेष की यात्रा का भ्रमण का वास्तविक अनुभव या ज्ञान प्राप्त करना ही क्षेत्राटन कहलाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 49। इसमें पूछा गया है विवरण किसे कहते हैं। तो आप सबको बताना है कि विवरण द्वारा विद्यार्थियों के मस्तिष्क में वस्तुओं का घटनाओं और उनके सजीव ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कोई कहानी या आप सभी देख सकते हैं कि कोई पिक्चर हुई, उसको आप लोग देखते हैं, वो आप सबके मस्तिष्क में लंबे समय तक उसकी स्टोरी जो है बनी रहती है, तो वही विवरण होता है। तो आप सब इसको लिख सकते हैं कि विवरण के द्वारा जो घटनाएं होती हैं उन सबको संजीव ढंग से बताया जाता है और जिससे वह समझ में अच्छी तरह से आ जाता है और इसे कथन भी कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 15। इसमें पूछा गया है अवलोकन प्रविधि क्या है। तो अवलोकन क्या है आपको बताना है कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के कार्य के बाह्य व्यवहार को देखना ही अवलोकन करना होता है, जैसा कि निरीक्षण भी कहते हैं, निरीक्षण करना। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 51। इसमें पूछा गया है सफल शिक्षण प्रक्रिया को चलाने हेतु कितने पक्ष होते हैं। तो यहाँ पर 2 पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 52। इसमें पूछा गया है किस प्रविधि की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष का विकास किया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा अनुदेशन प्रविधि। जी हाँ। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 53। इसमें पूछा गया है कार्यशाला शब्द किस शिक्षा से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है इंजीनियरिंग
शिक्षा से, कार्यशाला जो शब्द है वो इंजीनियरिंग शिक्षा से लिया गया है। आप सभी नोट करें। आगे देखिए क्वेश्चन आपका हो गया 54। इसमें पूछा गया है उदाहरण कितने प्रकार के होते हैं, नाम भी पूछे गए हैं, नाम बताइए। तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक उदाहरण और प्रश्नात्मक उदाहरण। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 55। इसमें पूछा गया है 55, प्रश्न नंबर नोट करिए। किसकी सहायता से पाठ्य सामग्री को रोचक और बोध तथा स्पष्ट किया जाता है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उदाहरण विधि की सहायता से। जी हाँ, किसी भी चीज़ की उदाहरण देकर। आगे देखिए प्रश्न आपका हुआ 56। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रदर्शन प्रयुक्त किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? तो यहाँ पर प्रदर्शन करके प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझाया जाता है, तो प्राथमिक स्तर आप लोग नोट करेंगे। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 57। इसमें पूछा गया है छात्र विषय अध्ययन के स्थान पर प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, ये कथन किसका है? तो ये हुआ आपका रूसो का। आगे देखिए प्रश्न आपका है व्याख्यान विधि में छात्र कैसे बने रहते हैं? तो व्याख्यान विधि में छात्र जो होते हैं निष्क्रिय बने रहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 59। इसमें पूछा गया है कार्यशाला विधि में किस बात पर जोर दिया गया है? तो क्रियात्मक प्रश्न पर जोर दिया जाता है। आप लोग नोट करें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 60। इसमें पूछा गया है प्रश्न बैंक वर्कशॉप का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो ये किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप यहाँ पर बताएंगे किस क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पर आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में नोट करेंगे। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 61। इसमें पूछा गया है भ्रमण विधि को सर्वप्रथम किसने शिक्षा से जोड़ा है? तो आप सब बता देंगे प्रोफेसर रन ने। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ें। खेल पर आयोजित 2 प्रमुख शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप सबकी आ गई सबसे पहले किंडरगार्टन पद्धति और सेकंड नंबर पे नोट करेंगे मॉन्टेसरी पद्धति। ये दोनों पद्धति हैं। आप सभी आगे का क्वेश्चन देखें 63। इसमें पूछा गया है निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? जैसा कि निरीक्षण विधि आगे भी पढ़ चुके हैं आप सभी, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि निरीक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में छात्रों द्वारा ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है निरीक्षण के द्वारा। आगे देखिए आपका क्वेश्चन है 64। इसमें पूछा गया है शिक्षण के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है छात्रों को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। छात्र जो करते हैं उस क्रिया के द्वारा उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 65। इसमें पूछा गया है शिक्षण की 2 नवीन विधियां कौन सी हैं? तो आपको बताना है शिक्षण की जो 2 नवीन विधियां हैं, आप लोग नोट करें बाल केंद्रित विधि और सहभागी विधि। ये दोनों विधि नोट करें। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है TLM का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ पर आप सब बताएंगे T फॉर हो गया आपका टीचिंग, L फॉर लर्निंग, M फॉर मेथड। तो आपका सिंपल सा हो गया टीचिंग लर्निंग मेथड, यानी पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना,
का मेथड, तो टीचिंग लर्निंग मेथड। आगे देखिए, TLM का उपयोग बताइए। तो आपका यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ये कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावित और रोचक बनाती है, बच्चे को एकदम परफेक्ट बनाती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 68। इसमें पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। तो आपको बताना है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है, जिसके अंतर्गत उसमें रुचियों और प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 69। इसमें पूछा गया है, किस सन में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने तथा उसे महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान करने पर बल दिया गया था। तो आप सबको बताना है 1986 में, 1986 में। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 70। इसमें पूछा गया है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो आपको बताना है कि मार्गदर्शक की भूमिका होती है और पथ प्रदर्शक की भूमिका होती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, रुचि का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर आपका हो गया, रुचि का जो इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, और आप सब इसको देख सकते हैं, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। और आपको बता दें कि जिस वस्तु में रुचि होती है वह दूसरी वस्तुओं से भिन्न और महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 72। इसमें पूछा गया है, रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रारंभ कब हुआ। तो आपका यहाँ पर हो गया सन 1994 में यूनिसेफ के सहयोग से हुआ। आगे क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 73। इसमें पूछा गया है, रुचि को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर डीवी के अनुसार क्रिया द्वारा अपने से किसी वस्तु को आत्मसात कर देने का प्रयत्न सच्ची रुचि है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, सहभागी शिक्षण क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है, सहभागी शिक्षण क्या है। सहभागी शिक्षण का अर्थ शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से लिया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 75। इसमें पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो आपको बताना है, उपचारात्मक शिक्षण वह है जो दोषपूर्ण अध्ययन और अध्यापन को दूर करता है तथा उसका निराकरण करता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 76। इसमें पूछा गया है, बचाव निदान का उपचारात्मक स्तर है। तो ये कथन किसका है, आपको बताना है, प्रोफेसर रास का। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 77। इसमें पूछा गया है, रुचि के 2 प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आपका नंबर 1 हो गया, जन्म जात व अर्जित रुचि, और नंबर 2 आपका हो गया स्थायी व अस्थायी रुचियाँ। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 78। इसमें पूछा गया है, रुचि मापन क्या है। तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों का किसी विषय पर रुचि न दिखाना। छात्र की रुचि का मापन शिक्षक को करना चाहिए, जिससे रुचि का मापन कहलाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 79। इसमें पूछा गया है, बहुस्तरीय शिक्षण क्या है। तो आपको बताना है, उत्तर नोट करें, यह शिक्षण की नवीनतम विधि है जब विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को एक साथ बैठकर शिक्षा दी जाती है। तो
बहुस्तरीय शिक्षा कहलाती है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 80, इसमें पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षण के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो नंबर 1 आपका हो गया बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देना, और नंबर 2 आपका हो गया बालकों को दंड न देना। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 81, इसमें पूछा गया है गतिविधि, जी हाँ, गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रचार प्रसार करने में विशेष भूमिका किसने निभाई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कामेनियम ने। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 82, इसमें पूछा गया है बालकों की शिक्षा के लिए किस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित विद्यालय पर। प्रश्न आपका हो गया 83, इसमें पूछा गया है दक्षता आधार सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा दक्षता आधार सूत्र शिक्षण बराबर ज्ञान प्लस योग प्लस भरोसा। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 84, इसमें पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो आप यहाँ से बताएंगे कि सूक्ष्म शिक्षण अंग्रेजी भाषा के तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइक्रो टीचिंग का हिंदी रूपांतरण है, और यह ऐसी विधि है जिसमें शिक्षकों में शिक्षण क्षमता विकसित करने का प्रयास करती है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 85, इसमें पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका है 86, इसमें पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण का विकास कहाँ, किसने और कब किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टैनफोर्ड ने विश्वविद्यालय में सन 1968 में, जी हाँ, डी एलन तथा उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया था। आगे देखिए प्रश्न आपका है 87, इसमें पूछा गया है शिक्षण प्रणाली में कुशल एवं प्रभावशाली अध्यापक आसानी से व कम समय में प्रशिक्षित किए जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सिद्धांत और व्यवहार पर एकीकरण प्रणाली से। प्रश्न आपका हो गया 88, इसमें पूछा गया है व्यावसायिक परिपक्वता क्या है? तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इस विधि से कम समय में अभ्यास करके उसके प्रभाव एवं सफलता का मूल्यांकन करना व्यावसायिक परिपक्वता कहलाता है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 89, इसमें पूछा गया है शिक्षण कौशल को परिभाषित कीजिए। तो आपका हो गया BK पासी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों के अधिगम को सुविधा प्रदान करने की इच्छा से निष्पादन संबंधित शिक्षण प्रक्रियाओं या व्यवहारों के एक समुच्चय है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 19, इसमें पूछा गया है शिक्षण कौशल के 2 प्रकार बताइए। तो यहाँ पर नंबर 1 आपका हो गया पाठ प्रस्तावना कौशल और प्रश्न प्रवाह कौशल। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 91, इसमें पूछा गया है किस भारतीय शिक्षा शास्त्र ने और कब 13 शिक्षण कौशलों को सूची प्रदान की थी? तो यहाँ पर भारतीय जो थे वो शिक्षा शास्त्री BK पासी ने और 1975 में की थी। तो आप सभी सन भी नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 91, इसमें पूछा गया है कि दृश्यांत शिक्षण की 2 विधियां लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है नंबर 1 आपका हो गया
निरंतर व्याख्यान और प्रदर्शन व्याख्यान। प्रश्न आपका हो गया 93। इसमें पूछा गया है श्यामपट्ट शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया ओजपूर्ण प्रश्न कौशल के 2 प्रमुख घटक लिखिए। तो यहाँ पर आपका हो गया नंबर 1 पुनः केंद्रीकरण और पुनः प्रेषण। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया दृष्टांत कौशल क्या है? तो किसी विधि को उदाहरणों, चार्ट, नक्शे आदि की सहायता से स्पष्ट करना दृष्टांत कौशल कहलाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 96। इसमें पूछा गया है श्रव्य उदाहरण किससे संबंधित होते हैं? तो आपका हो गया स्वर से संबंधित होते हैं। प्रश्न आपका हो गया 97। इसमें पूछा गया है पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए। तो आपको यहाँ पर करना है हल्स के अनुसार आपको बताना है पुनर्बलन वह उद्दीपन या घटना है जिसके अनुक्रिया के साथ सामयिक संबंध रखते हुए घटित होती है, उसे पुनर्बलन कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 98। इसमें पूछा गया है पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 प्रकार के। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 99। इसमें पूछा गया है घनात्मक पुनर्बलन क्या है? तो आपको बताना है यह वह है जिसके प्रस्तुत होते ही बालकों की अनुक्रिया की दर बढ़ जाती है, उन्हें पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 100। इसमें पूछा गया है कक्षा शिक्षण में छात्र सहभागिता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो आपका हो गया पुनर्बलन का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, आपका प्रश्न हो गया 101। इसमें पूछा गया है उद्दीपन परिवर्तन कौशल के 2 घटक बताइए। नंबर 1 शारीरिक चंचलता, नंबर 2 आपका हो गया भाव केंद्रीयकरण। प्रश्न नंबर आपका हो गया 102। इसमें पूछा गया है ब्राह्म प्रयोग क्या है? तो आपको बताना है कि कक्षा में शिक्षक को अपनी व्याख्या प्रक्रिया के आवश्यकता अनुसार ब्राह्म का भी प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया अपेक्षित अधिगम स्तर को क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है प्रत्येक कक्षा तथा विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षता को प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थी प्रदान करे। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 104। इसमें पूछा गया है अपेक्षित अधिगम स्तर का प्रारंभ कब हुआ? तो आपको बताना है अपेक्षित अधिगम स्तर का प्रारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा सन 1986 में हुआ। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 105। इसमें पूछा गया है न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है? तो आपको बताना है कि न्यूनतम शब्द अभिप्राय कौशल के उस अंक से है जो किसी निश्चित छात्र के कक्षा के छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है। अर्जित का मतलब होता है एकत्रित करना। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 106। इसमें पूछा गया है शिक्षण द्वारा अधिगम में घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये कथन किसका है? आपको बता देना है डॉक्टर KP पांडे का। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 107। इसमें पूछा गया है अधिगम अनुभव के 2 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां। आगे देखिए, प्रश्न आपका 108। इसमें पूछा गया है विभिन्न शिक्षण कौशल का उपयोग किस संस्था से किया जाता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पद्धति ने। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 109। इसमें पूछा गया है शिक्षण अधिगम
का अर्थ बताइए। तो आपको बताना है जो सामग्री पाठ को रोचक तथा बोधमय बनाती है, या फिर अधिक स्पष्ट करने के लिए जो सहायक सामग्री होती है उनको अधिगम सामग्री कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 110। इसमें पूछा गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू हुई। तो ये आप सबकी हुई वर्ष 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू हुई। आपका प्रश्न है 111। इसमें पूछा गया है वीडियो पुनर्वलन की परिभाषा लिखिए। तो आपका हो गया ओलिवर के अनुसार वीडियो पुनर्वलन पर्यवेक्षण द्वारा दिए गए मौखिक पुनर्वलन से अधिक प्रभावशाली होता है। आगे देखिए प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 21। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका टेप रिकॉर्डर का आविष्कार कब हुआ। तो आपको लिखना है 1900 में हुआ, 19 में। आगे देखिए प्रश्न आपका है 122। अधिगम की समस्या में अकस्मात आने वाले समाधान को क्या कहते हैं। तो आपका हो जाएगा शूज का सिद्धांत। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 123। इसमें पूछा गया है संज्ञानात्मक अधिगम क्या है। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ये बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर आधारित होता है, संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 124। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया। अब यहाँ पर पूछा गया है टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर हो जाएंगे डेनमार्क। तो आप सभी इसको नोट करें, डेनमार्क के पार्सलसेन ने किया। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा सीखना व्यवहार के उत्तरोक्त सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये सिद्धांत किसका है। ये सिद्धांत है आपका स्किनर का। आगे देखिए प्रश्न आपका है 126। इसमें पूछा गया है प्राथमिक स्तर में दबे समिति ने किस विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा भाषा अध्ययन, गणित तथा पर्यावरण अध्ययन में। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 127। इसमें पूछा गया है श्रव्य साधन क्या है। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ये वे साधन हैं जिनको सुनकर किसी बात को समझने में आसानी हो। प्रश्न आपका है 128। इसमें पूछा गया है किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए साधन को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा यांत्रिक साधन। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 129। इसमें पूछा गया है गणित किट कब लागू की गई। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1983 में। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 130। इसमें पूछा गया है गणित किट किसके द्वारा लागू की गई। तो आपका हो जाएगा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 131। इसमें पूछा गया है तार क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा परिधि अथवा लपेट बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला तार कहलाता है। आगे देखिए प्रश्न आपका है 132। इसमें पूछा गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देशन में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन कब हुआ। तो ये हुआ था आपका 6 अप्रैल 1959 में। आगे देखिए प्रश्न आपका है अनुपूरक अध्ययन सामग्री क्या है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा जो अध्ययन सामग्री क्षेत्र एवं परिस्थिति के अनुसार आवश्यक होती है उसे अनुपूरक कहलाती है। आगे देखिए प्रश्न आपका है
134 इसमें आपका हो जाएगा प्राथमिक विद्यालयों में कब विज्ञान किट लागू की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1982 में। आगे देखिए प्रश्न आपका है 135, इसमें पूछा गया है शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रव्य और दृश्य, ये आपकी सामग्री है। आगे देखिए प्रश्न आपका है 136, इसमें पूछा गया है विज्ञान किट के 4 उपकरणों के नाम लिखिए, तो आपका नंबर 1 हो गया रबड़ की गेंद, नंबर 2 हो गया थर्मामीटर, और नंबर 3 आपका हो गया संग्रह पाली, नंबर 4 आपका हो गया गुब्बारे। आगे देखिए प्रश्न आपका है 137, इसमें पूछा गया है गणित किट के 4 उपकरणों के नाम बताइए, तो यहाँ पर सबसे पहला आपका हो गया शेटम्बियर, और सेकंड आपका हो गया चंदा, और फोर्थ आपका हो गया गोले का प्रतिरूप, और फोर्थ आप नोट करें शंकु का प्रतिरूप। आगे देखिए प्रश्न आपका है आगे देखिए प्रश्न आपका है 114, इसमें पूछा गया है प्रोजेक्शन लैंप क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोजेक्शन लैंप तथा होल्डर की सहायता से तैयार हुआ लैंप को प्रोजेक्शन लैंप कहते हैं। आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर है 141, इसमें पूछा गया है कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता किसने लगाया था, तो यहाँ पर आपको बताना है चार्ल्स बेबेज ने। आगे देखिए प्रश्न आपका है 142, इसमें पूछा गया है वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापन का स्थान कंप्यूटर से लिया है, उत्तर आपका हो जाएगा डेनियल डेविड ने। प्रश्न आपका है 43, इसमें पूछा गया है भारत में कंप्यूटर का विकास कब हुआ, तो आपको आंसर बताना है 1961 में। प्रश्न आपका हो गया 144, इसमें पूछा गया है माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ, 1980 में हुआ। आगे देखिए प्रश्न आपका है 145, इसमें पूछा गया है बुलेट ट्रेन बोर्ड व फ्लैनल बोर्ड क्या है, तो आपको बताना है दृश्य साधन है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 146, इसमें पूछा गया है एक अच्छे प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसी अध्यापक द्वारा अपनाई जाने वाली किन्हीं 2 सावधानियों का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर प्रश्न पूछने के बाद बच्चों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए, और नंबर 2 आपका हो जाएगा प्रश्न प्रेरित करने वाले हों। आगे देखिए प्रश्न आपका है 147, इसमें पूछा गया है हस्तलिपि को केंद्र में रखकर खेल के माध्यम से शिक्षा देना किस शिक्षा पद्धति से में होता है, तो ये आपका प्रश्न हो गया शिक्षण की खेल विधि के अंतर्गत। आगे प्रश्न आप देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 148, इसमें पूछा गया है वर्तमान में शिक्षक की भूमिका एक तानाशाह की न होकर कि मित्र का सहयोग पर परामर्शदाता की मानी जाती है, क्यों मानी जाती है ये पूछा गया है, तो आपका बताना है कि वर्तमान समय में बालकों की शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है और इसलिए शिक्षक की भूमिका तानाशाह न होकर मित्र और सहयोगी या परामर्शदाता की मानी जाती है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 149, इसमें पूछा गया है डेमिनोज सबसे अधिक कहाँ उपयोगी है, तो आपका ये हो गया गणित शिक्षण में। तो जितने भी प्रशिक्षु यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर
इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी इस क्लास को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। और आप सभी जितने भी परीक्षार्थी यहाँ पर अगर किसी भी डाउट में हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आप सब हर एक क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।